रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस से मुतल्लिक, और उसमें मेरी दो बहनें मेरे पास मौजूद हैं। पहले हमने मेरी वकालत से मुतल्लिक बातें की थी, लेकिन आज एक और नया मौजू मेरे एक भाई ने और मेरे भाई के तर्जुमानों ने छेड़ा है। उस मौजू के ऊपर बात करेंगे। ये मौजू है मुबैना तौर पर जो गैंग है, इस गैंग के ये जो घर बदलते रहते हैं और उन घरों में जाकर कुछ नए स्टंट्स किए गए हैं आज के दिन में। और अर्ली मॉर्निंग जो है ना, कुछ व्लॉग्स आए हैं ऐसे जिसके अंदर एक बोतल नुमा ने और एक वो सोफे वाली लाश ने कोई व्लॉग किया है, जिसके अंदर अगेन तज़हीक अमेज किस्म की बातें की गई हैं और लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई गई हैं, बदतमीजियां की गई हैं और अजीब अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो मेरे ज़हन में आया कि मैंने अपनी दोनों बहनों को इन्वाइट किया कि आप मुझे बताएं, जब इनके घर का मौजू छिड़ता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग उज़्मा का और साइमा का नाम ना आए तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आए और हमें बताएं कि ये घर का मामला क्या है। आज हमने एक और नया घर देखा है, आपने हमें कोई और घर दिखाया था, पता नहीं ये सच्ची हैं या वो सच्चे हैं, तो इसलिए मैंने इनको दावत दी है। उज़्मा मैंने बहुत मेहरबानी है आपकी और साइमा पी आपकी भी। एक तो मुझे बताएं कि आप लोग इसी घर में गए थे? नहीं, हम इस घर में नहीं गए थे। तो ये क्या स्टोरी क्या है, घर की स्टोरी क्या है, कैसे गए आप लोग, आप लोगों का क्यों जिक्र किया गया आज और बदतमीजियां भी की गई, उसके मुतालिक बताएं जरा। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे अफसोस हुआ है कि औरतों के साथ किस तरह बात की जाती है, ये आपको भी बताया। यानी कि मुझे आज अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक वकील होकर, यानी कि मर्द तो छोड़े ना, आप वकील होकर, यानी कि एक वकालत नामा उसके पास है, वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा वकील भी हूँ ये, लेकिन उसको औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं। उसने हमें गालियाँ निकाली हैं और उनसे बाकायदा पूछा है, वो गाली दे करके वो यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने आगे से कहा नहीं वो यहाँ नहीं आई थी, उस घर में आई थी जहाँ पे हमने सामान रखा था, वहाँ पे इन्होंने सामान नहीं रखा था। आज भी मालिक मकान मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उस घर में ये 10 माह रह के आए हैं। तो हमने जाके दिखाया था, क्योंकि उससे पहले दिखाया जा रहा था उनके बेडरूम्स, उनका घर, ये यहाँ पे रहते हैं। मैंने जाके, मुझे ये मौका मिला, मैंने जाके उनको एक्सपोज किया, उनका घर दिखाया कि इस घर में ये रहते हैं। ये टोटल 3 रूम इन्होंने लिए हुए हैं, छोटा सा एक घर था, कमरे आपने सब वीडियो भी मैं आपको भी प्रोवाइड भी कर दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। तो ये वो वाला घर नहीं है। ये घर कहाँ पे अब ये भी पता है, लेकिन ये वो घर नहीं, ये इन्होंने 2 दिन बाद फिर चेंज किया है, वहाँ पे ये शिफ्ट हुए हैं। और अब इन्होंने ये सुना, खुद ही उन्होंने बताया कि हमने 25,000 रेंट पे लिया हुआ है। अगर ये गरीब हैं, खुद ही कहते हैं गरीब हैं, तो फिर 25,000 पे रेंट पे घर क्यों ले रहे हैं? और बीच में वाज़ेह आ रही हैं कि हमने तुमको दुआ के लिए लिया है, ठीक है, तो दुआ के लिए लिया है, 25,000 पे किराए पे रेंट एक घर लिया है और अकाउंट में इनके फ्रीज हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है। तो फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो इतना महंगा घर लिया? लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि माँ जी आपको इतना महंगा घर लेने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों को तनकीद का क्यों निशाना बनाया गया, यानी कि क्यों कहा गया कि वो इसी घर में आई थी और गाली हमें दी। आप मुनासिब समझते हैं किसी को गाली? नहीं, वो तो बिल्कुल बड़ी फजूल बात है। और मैं ज़ाती तौर पर अपने भाई को भी पैगाम दूंगा कि आप इस हद तक ना चले जाएं। ठीक है, आपको शोहरत मिल रही है, ठीक है, आपका काम शाम बन रहा है, ठीक है, आप इन लोगों के साथ बहुत सारे लोगों में घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है। ख़ासकर जब ख़वातीन की बात होती है, ज़ाहिर है आप जिसके साथ आप बैठते हैं आपको उसकी आदत हो गई है, तो ख़वातीन उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बड़ा ख़वातीन का हिसाब किताब बड़ा मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं होता कि जो वर्किंग होती हैं, जो बाहर जाकर कोई काम कर रही हैं, तो उनका करैक्टर या उनकी शख्सियत भी उसी तरह की होगी जिसके साथ आप लोग बैठ रहे होते हैं और आप लोग वाहियात सी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और वो सिवाय खिलखिलाने के और अजीब वाहियात से तरीके से हंसने के और कुछ नहीं करती। तो ये गलत है। तो साइमा बहन, आप भी साथ थी जब ये सारा कुछ हुआ, आप बताएं कि आपने क्या उस दिन ऑब्जर्व किया था और आप इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी जो आपके लिए बोला गया है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं आप दोनों बहनों को पहले से जानता हूं, आप मेरी बहनें हैं और आप लोगों के करैक्टर को भी मैं जानता हूं। मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका मुकाबला नहीं है ऐसे लोगों के साथ। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जो बात उन्होंने की, मैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही आती हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि उनकी ये तरबियत की गई है, उनको घर से ये सिखाया गया है कि जब आपने औरतों को मुखातिब करना है और उनसे बात करनी है या उनके बारे में कोई बात करनी है तो आपने ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने अपने ही बारे में बताया ऐसा बोल के
اور دوسری گھر کی بات جو آتی ہے کہ ہم نے جب دکھایا گھر تو ان لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور ان کے لیے بڑا یہ ایک ایسا مقام تھا شرم کا کہ انہوں نے بڑی اونچی اونچی لمبی لمبی چھوڑی تھی کہ یہ ایسے لائف سٹائل دے رہے ہیں، دعا زارا ایسے رہ رہی ہے، اور ایک شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا تھا کہ دعا زارا یوٹیوب چینل بنائے گی اور لائیو سیشن کیا کرے گی، اور وہ بھی بات انہوں نے بعد میں گول مول کر دی۔ اب گھر دکھا رہے ہیں کہ اصل میں اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ماحول دکھایا وہ ایکچولی تھا ہی نہیں، اور 2 دن بعد انہوں نے شفٹ کرنا تھا، اور اب جہاں پہ یہ گئے ہیں تو پراپر پلاننگ سے انہوں نے ولاگ بنایا ہے۔ ہم تو گئے تھے اچانک، اور جو چیز اچانک آپ کو پتہ دکھائی جائے وہ ریالٹی ہوتی ہے، اور اب انہوں نے پراپر ایک سیٹنگ کر کے پراپر پلاننگ کر کے یہ چیز یہاں رکھنی ہے، یہاں کرنا ہے، کرٹن لگانے ہیں، یہ جو بھی وہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑ کے تو انہوں نے پراپر ولاگ بنایا ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کو پہلے ہی سچائی کا پتہ تھا، اب ان کے دکھانے سے لوگوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں انہوں نے غیر مناسب کی ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اپنی ہی اوقات کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو ویسے مطلب آپ ذاتی طور پہ سمجھتی ہیں کہ یہ تربیت کا مسئلہ ہے اصل؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ جو بھی بولتے ہیں نا اپنے بارے میں خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں۔ اچھا آپ عظمیٰ بہن بتائیں کہ میں ذاتی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن دیتا ہوں، وہ میرے بھائی کو یوز کیا جا رہا ہے۔ ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ باتیں جو ساری ہو رہی ہیں، رات کو بھی بیٹھ کے جو لوگوں کی تذلیل کروائی جاتی ہے، لوگوں کی تصحیح کروائی جاتی ہے، وہ بھی کوئی اور کروا رہا ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی اور لے رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کون کروا رہا ہے؟ سر جن کے ساتھ وہ ہوتے ہیں لائف میں وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے اس فیملی کو سارا یہ پھنسانے والے یہ لوگ ہیں اور اس طرح کرنے والے سارے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے جب پتہ نہیں وہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ آج انہوں نے کہا شبیر کی بیگم پاس کھڑی ہوئی ان کو مخاطب کر کے کہا میں آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دوں گی، آپ اس میں لگا دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں شبیر کے ہوتے ہوئے یہ بیوہ ہے۔ اچھا مجھے انہوں نے دکھایا ہے تو جعفری صاحب کو خدا کا خوف کریں، وہ لگتی ضرور ہیں لیکن آپ کو کہنا نہیں چاہیے ایسے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے، تو میں تو پہلی بات تو مجھے ہنسی آ گئی، اور دوسرا دیکھیں جس بیڈ کے اوپر بچے لیٹے ہوئے تھے یہی بیڈ شبیر کے کمرے میں اس دن تھا، اسی گھر میں، اور جس بیڈ کو آج سنگل ایک وہ چارپائی کو ایسے بیڈ سجایا گیا ہے یہ اس دن ادھر نہیں تھا، ادھر کپڑوں کا ڈھیر تھا اور چارپائی تھی۔ جب ہم گئے تھے اچانک، نہ کوئی ہم بتا کے گئے تھے نہ ہی ان کو پتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی آ جائے گا، کیونکہ اس گلی سے آگے ماں جی کسی کو جانے نہیں دیتی۔ ایون کہ معلم کان بھی اگر کوئی بات کرتے تھے تو وہ کمرے سے باہر آ گئے ان سے بات کرتی تھی۔ آپ نے خود ہی دیکھا کچرے کے ڈھیر وہاں پہ کتنے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غریب ہیں یا غریب ہونا کوئی جرم ہے یا وہ ایک غریب سے گھر میں غریب علاقے میں رہ رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میں خود غریب، لیکن صفائی ستھرائی صاف ستھرا صفائی تو رکھنا آپ کا اپنا کام ہے نا۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے نہیں جی اس دن جو ہے نا وہ ہم ادھر صرف سامان ہی پڑا ہوا تھا، یہ ہم نے اب گھر لیا ہے تو یہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ یہ گھر جب میں نے ایکسپوز کیا اس کے 3 دن بعد یہ شفٹ ہوئے ہیں، اور کہاں شفٹ ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے سب کو، لیکن وہ علیحدہ بات ہے ہم بتاتے نہیں ہیں۔ تو چلیے یہ تو آپ کا ظرف ہے نا کہ آپ اس طرح سے اس چیز کو رسپونڈ نہیں کر رہی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی سامع بہن اس پہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو یہ ان کا ہی ظرف ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں نا یہ اپنا آپ ہی دکھا رہے ہیں، اور اگر ہم مزید ان کے اوپر بات کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور جو عظمیٰ نے باتیں کی ہیں میں ان کے ساتھ تھی، اور اس وقت جو بھی حالات ہم نے دیکھے میں بھی ساتھ ہی تھی، سارا کچھ میں نے بھی دیکھا۔ لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ جب گھر شفٹ کیا جائے تو کھلارا پڑا ہوتا ہے، چیزیں بکھری ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب گھر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں اور آئیڈیا لگائیں، جو برتن ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں ہوتے۔ اس وقت اتنا گند تھا کہ واش روم کے باہر ان کی پتیلیاں اور برتن اور توا پڑا ہوا تھا، تو کیا گھر شفٹ کیا جائے تو ایسے برتن رکھے جاتے ہیں؟ اس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے، یہ کمرے کا سین ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، اور حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے جو دکھایا ہے وہ پراپر پلاننگ کر کے دکھایا، اور ایک جو سوٹ وہ میڈم دکھا رہی ہیں نا کہ اس کے اوپر ٹیگ دیکھیں، تو وہ سوٹ بھی وہ خود ہی لے کے گئی ہوں گی اور دکھا رہی ہیں اسپیشل کہ یہ میں لے کے گئی ہوں، اور ٹیگ بھی دکھا رہی ہیں۔ وہ دعا زارا کے وہ جوڑے جو اس نے کبھی پہنے ہی نہیں ہوں گے۔ تو ساری پلاننگ تھی ان کی، اور لوگوں کو ویسے بھی حقیقت پتہ ہے۔ اچھا عظمیٰ بہن سے سوال ہے کہ اگر یہ گھر اتنا صاف ستھرا اور اتنا مزیدار سا کمرہ دعا کار ظہیر کا ہے، کپڑے شپڑے بھی بڑے پریس ہو کے لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ بچی کو دارالعمان کیوں بھیجا گیا؟
जी वो जो उसने कहा है कि जी मैं अपने शोहर के साथ हाँ, नहीं रहना चाहती, वो मेरी बच्ची 3 माह से दाता नचाती दरबार कर रह रही थी ना एड्रेस के मुताबिक, तो वो वहां क्यों भेजा गया उसको? दाता दरबार में किसी इनके रिश्तेदार, पता नहीं उनके बाप के रिश्तेदार को कह रहे हैं कि वहां पे जाके रहिए, मुझे नहीं पता। ये अब देखें, एक तरफ बेटा एतराफ कर रहा है कि मैं कराची खुद मौजूद था, लेकिन माँ कह रही है जी सुबह जब ज़हीर उठा तो उसने दुआ को देखा। नहीं, वो तो अब देखें वो उसकी कहा- वालदा है। जी। मैं इस मामले में चूंकि लफ्ज वालदा है, लफ्ज वालदा की इज्जत है, लेकिन वो खातून झूठ बोल रही है और वो समझ रही है कि हम पागल हैं, जी हमें पता नहीं चलेगा। हम ये तुम्हारी सारी रिसर्च करके बैठे हुए हैं। वो बाबर सलीम ने तुम लोगों का कच्चा चट्टा खोल दिया है, तुम लोगों को एक्सपोज कर दिया है। अभी भी अगर तुम लोग नहीं मानोगे, अभी भी इस तरीके से इस तरह की डिठाई के ऊपर कायम रहोगे, तो फिर तुम लोगों के लिए मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए कम से कम ये चीजें तो मान लो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया, हर जगह पे क्लियर हो गया है। ठीक है, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये जो बाकी साथ पढ़ा लिखा टोला जुड़ा हुआ है उसके, ये जो एक दूसरी खातून जो उसकी तर्जुमान बनी हुई है, तो उसके लिए भी पैगाम है कि तुम तो कम से कम उसको समझाओ कि बीबी ये साबित हो गया है, पकड़े गए हैं, हम बुरी तरह से पकड़े गए हैं, तो ये कम से कम ना करो। तो ये मेरा ख्याल है कि वो उस बेचारी को पता नहीं है, जी उसको बता नहीं रहे कि ये तो पता चल गया है। बेटे ने अदालत में भी बयान दे दिया, पुलिस के सामने भी बयान दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। जी कि मैं वहां पे था। और देखें माँ जी जो है ना वो यही कहे जा रही हैं कि जब ज़हीर उठा तो उसने कहा तुम्हारे बाप का नंबर कहाँ है बताओ, हाँ। तो उसने 1 महीने बाद बताया। आप देखें अब आए हैं सामने, 1 महीना ये क्यों भागे हैं सर? 16 तारीख का वाकया है। जी 26 तारीख को लाहौर के मजिस्ट्रेट के पास सिंध पुलिस के बंदे के साथ इन्होंने बयान करवाया। जी 10वें दिन बयान हो गया, हर जगह पता चल गया, सिंध पुलिस वाले को पता चल गया। सिंध पुलिस वाले जब इनके पास आए हैं कि ये FIR है, ये मदई है, इनको फिर भी नहीं नंबर मिला। जी देखे और कह रहे हैं ये हमारे पास पागल, नंबर नहीं था। पागल बनाने वाली बातें हैं। खैर वो तो अब उस बूढ़ी औरत को क्या कहे। हम यही कहेंगे कि माँ जी देखें, हम आपके खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन आपने मालूम मकानों को यानी कि उन्होंने सारी बातें सुनी, फिर दुआ ज़ारा को आपने क्यों कहा कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती? उसने ये कहा कि मैं यहाँ पे बंद होने के लिए नहीं आई, मुझे शॉपिंग करवाई जाए, मुझे पैंटें खरीदनी है, मैंने शॉपिंग पे जाना है। आपने कहा आप बाहर नहीं जा सकती, तो उससे आप थोड़ा तंग तो थी, ठीक है, क्योंकि शबीर की बेगम ने बताया था कि इसने मुसीबत ही डाली हुई है, जब से आई बागम बाग में पड़े हमें, कभी इसको पार्लर लेके जाना है, कभी हमने जुनैरा के शो में इसको लेके जाना है, वहां पे इसने इंटरव्यू देना है, हम तो पागल हुए पड़े हैं। तो बीच में से जो माँ जी है वो तंग आई पड़ी थी, लेकिन वो लाडला बेटा जो बेचारा अब कराची में बैठा हुआ है, उसके लिए पता नहीं माँ जी परेशान है कि उस टाइम तो उसके लाड में उन्होंने कहा कि नहीं दुआ के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो अब दुआ को बर्दाश्त भी करें, दारुल मान क्यों भेजा है? जाहिर है ये सारी चीजें, बल मकसद हमारा ये सारी चीजों को डिस्कस करने का ये था। एक तो ये जो सारा प्लांटेड किस्म का, स्क्रिप्टेड किस्म का घटिया सा ड्रामा किया जाता है इस बोतल नुमा की तरफ से, वो हम सब लोग जानते हैं, पागल नहीं है दुनिया, बेवकूफ नहीं है। और मेरे भाई के लिए ये बड़ा जरूरी है, आपको हर जगह भाई कह रहा हूं, मुझे भी शर्म आती है कई दफा, आप ना करें, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारी आदत है कि हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वकला जो है वो बहुत दूसरों की निस्बत जरा ज्यादा बोल्ड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप खवातीन वाले मामले के अंदर भी अपने वही तेवर रखो, वही लहजा रखो, वही अल्फाज रखो, तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। और मैं एक दिन कबल मुलाकात के अंदर मेरी यही बहन जो है वो आपके पास, बल्कि आपके साथ व्लॉग करना चाह रही थी कि मैं मुझे तो जाफरी साहब के साथ व्लॉग करना है, मैं सवाल पूछूंगी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आगे से बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मुझे मेरे सख्त सवालों के भी जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने गालियां निकाल आज आपने उनको गालियां निकाल दी हैं। तो इस चीज से गुरेज करें। और आप सारे देखने वालों के लिए जरूरी है कि हमारा मकसद यही था कि मेरी दोनों बहनों के बारे में बात हुई है, तो उनका मौकफ जो है, वो जो अपना मौकफ देना चाहती हैं वो हम आप लोगों के सामने रखें। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और भाईजान एहतियात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।